अमेजिंग बातों से दिमाग को शॉक करने के लिए तैयार हो जाओ। फैक्ट नंबर 7। देखो, हम लोग के मन में कभी न कभी ये इच्छा जरूर जागी होगी कि काश हमारे पास ऐसा सुपर पावर होता जिससे हम लोग बिना सोए हर काम को कर पाते। वैसे नहीं सोने वाला आइडिया तो एक हॉरिफिक आइडिया लगता है, दिमाग तो सड़ जाएगा अगर आप 4-5 दिन ही ना सोए तो। पर सी दिस, एक दिन आपको ये पता चले कि अब से आप कभी नहीं सो पाओगे, नींद में घुस ही नहीं पाओगे। इनफाइनाइट इंसोम्निया, क्या ये संभव है? यार ये दुनिया ऐसी है ना कि जो कुछ भी आप सोच सकते हो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। वियतनाम में एक इंसान, इसका नाम है थाई गॉक। साल 1973 में उनको एक बार बुखार आया। अरे वही बुखार जो हम लोग सबको आता है, नॉर्मल वाला। उसके बाद कुछ दिन में वो ठीक हो गए। फैमिली वालों ने कहा कि हाँ थाई का बुखार ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये घर के प्यारे थे ना, बट नो वन न्यू, किसी को ये नहीं पता था कि उनके अंदर ऐसी इनविजिबल बीमारी आ चुकी है जो ना उस टाइम धरती पे किसी को था, ना कभी ऐसा बीमारी होगा। डॉक्टर्स ने तुरंत जाके भर के ब्रेन स्कैन किया। 10 रात बीत गए बिना सोए, 20 रात, 30 रात। डॉक्टर्स ने कहा ई क्या हो रहा है बे? थाई ये कहते हैं कि आज भी अगर उनको कोई चाहे तो जाके इंस्पेक्ट कर लो। वो दिन भर खेती का काम करते हैं, रात को तारा देखते हैं और सुबह फिर से काम। 50 सालों से वो सोए ही नहीं है। ये जो बुजुर्ग व्यक्ति थे ये एक्सेप्शन है। मतलब ये ना सोने वाला सुपर पावर पूरे धरती में इकलौता इन्हीं के पास है। एक वियर्ड सा एक्सेप्शन। और एक फैक्ट ये है कि ये भी रेस्ट करते हैं। अब ये देखकर बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि क्या वो रेस्ट नहीं करते? तो सबसे बड़ी बात इस फैक्ट को लेके कि इस दुनिया में ऐसा कोई क्रिएचर है ही नहीं, एक लिविंग बीइंग जो कि रेस्ट ना करे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा चींटियां रेस्ट नहीं करती है, वो भी करती है, उनका भी साइकिल होता है। मतलब क्या है ना, बता रहा हूँ ध्यान से देखो। ये आंख बंद करते हैं और आराम करते हैं, ये नींद में घुस नहीं पाएंगे। हम और आप जब सोने जाते हैं तो कुछ देर जगने के बाद घुस जाते हैं, कब सो जाते हैं वो पता नहीं चलता कि नींद में कब घुस गए हैं। अगर आप कॉन्शियस रहोगे, देखोगे कि मैं नींद में कब घुस रहा हूँ, कितना भी ट्राई कर लो आप ऑटोमेटिकली नींद पे चले जाते हो और सुबह डायरेक्ट नींद खुलती है। तो इनके केस में ये नींद में ऐसे घुस नहीं पाते हैं, लेकिन आंख जरूर बंद करते हैं, आंख ऐसे बंद करके रहते हैं। यानी हाँ, ये वियर्डली विदाउट स्लीप तो रह लेते हैं, लेकिन विदाउट रेस्ट ऐसा नहीं है। और ये भी रात को आंख ऐसे बंद नहीं करते हैं, अगर मान लो खुले रखते हैं तो सुबह में इनका आंख भी ऐसे होने लगता है। बस मतलब ये है कि ये नींद में नहीं घुसते, लेकिन रेस्ट वाला प्रोसेस होता है। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। फैक्ट नंबर 6, एलपीजी के बारे में जो मैंने बताया है ये तो सभी को देखना ही चाहिए। कुछ लोग ये बात सुन के चौंक गए थे कि हर एक साल में 40,000 लोग एलपीजी से मरते हैं। यानी एक दिन के 109 लोग जो कि बिना मतलब के अपना जान गंवा रहे हैं। सबसे पहले, ये कितना भी क्लीशे लगे आपको, लेकिन सबसे पहले ये आप आदत बना लो कि रात में सोने के पहले एक बार चेक कर लो कि गैस का नॉब खुला तो नहीं है। गलती से भी आप लोग का परिवार घूमने गया और बाय चांस गैस नॉब खुला छोड़ दिया आपने, तो ये गैस निकलेगा, फैलते रहेगा और फैलता ही रहेगा। और ये गैसवा इतना सारा प्यासा होगा बस एक चिंगारी के लिए। घर के बाहर का कोई गार्ड अगर सिगरेट लाइटर भी जला दे तो पूरे एरिया में 1 सेकंड में नहीं बल्कि 0.3 सेकंड में आग ट्रेवल कर जाएगा। यानी ये गैस शांत रहता है, लेकिन सारा भड़ास 1 सेकंड में निकाल देता है। इसलिए ऑलवेज बी अवेयर। तो अब क्या है, एक फैक्ट बता रहा हूं आपको। एलपीजी गैस जो होता है ना, जो आपके किचन के सिलेंडर में है, उसका अपना कोई स्मेल नहीं होता है। एलपीजी ओडरलेस है, नो स्मेल। तो जब शुरू में दुनिया में ये सब चीजें इवॉल्व होनी शुरू हुई थी, एलपीजी गैस वगैरह, और सबको पता था कि ये चीजें हर घर के किचन में होगी और ये गैस तो काफी डेंजरस है, तो अगर इसका कोई स्मेल होता ही नहीं है तो फिर तो ये बड़ा डेंजरस है। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि कुछ तो हमें करना होगा जिससे कि इसमें स्मेल आए। तो एलपीजी का कोई अपना तो स्मेल नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग केमिकल इथाइल मर्सेप्टेन उसमें ऐड किया जाता है और उसी का स्मेल आता है। सिलेंडर से अगर गैस की बदबू आ रही है तो अरे गैस खुला छूट गया है, जो आप नहीं बोलते हो किचन में, तो टेक्निकली एक्चुअली वो एलपीजी का नहीं बल्कि उस एडेड केमिकल का स्मेल होता है। कॉन्शियस रह के वर्स्ट केस को देखते हुए ये स्टेप्स वैज्ञानिकों ने लिया इसको घर घर पहुंचाने के पहले। फैक्ट नंबर 5, अब बारी है कैलिफोर्नियम की। पीरियोडिक टेबल के कुछ एलिमेंट के बारे में कुछ अमेजिंग बताता हूं तो आप लोग बड़े चाव से देखते हो। ये कंटेंट आप लोगों को सही में बहुत पसंद है, तो आप पहले ये देखो। अभी जो मेरे हाथ में ये मेटल है इसकी कीमत है
है 218 करोड़ रुपए। वैज्ञानिक दुनिया भर के हजारों लैब्स में पूरे 1 साल मशीन चलाते हैं, तब जाके 0.25 ग्राम, 1 ग्राम का 1/4 हिस्सा यानी 250 mg प्रोड्यूस होता है। जी हाँ, 24 घंटे मशीन ऑन रहता है। पीरियोडिक टेबल पे 98th नंबर पे आता है ये कैलिफोर्नियम। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? दुनिया के सबसे पावरफुल लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस मशीन से जमीन के अंदर का सोने का पता लगाया जाता है, गोल्ड का या तेल का या हीरा, उसमें ये कैलिफोर्नियम होता है जो कि पता लगाता है कि तेल, सोना ये सब कहाँ है। डिटेल में बताऊं तो वो न्यूट्रॉन्स छोड़कर पता लगाता है, वो बात की बात है। बाकी सबसे पावरफुल कंपनीज के पास ये मेटल होता है। वैसे मेरे हाथ में जो ये था ये रियल नहीं है, उसका डमी वर्जन है, बट इस खतरनाक चीज की नॉलेज मिल गई ना आपको, बस। तो इसमें क्या है कि आप लोग जानना चाहते थे कि ये पता कैसे लगाता है, तो देखो ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा लेकिन मजा आएगा। इस दुनिया में हर एक एलिमेंट से न्यूट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, परमाणु होते हैं छोटे छोटे, और ये जो कैलिफोर्नियम मेटल है ना, इससे बहुत ज्यादा ही न्यूट्रॉन निकलता है। इतना स्पीड से निकलता है कि वो धरती के अंदर जाके पता लगा सकता है कि कहाँ पे क्या है, बिल्कुल एक स्कैनर की तरह, एक नेचुरल गॉड मेड स्कैनर की तरह। अब इससे डीप तो नहीं घुसते हैं, बट ये जान लो कि कैलिफोर्नियम सोना मेटल पता करने में इस्तेमाल होता है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मैंने 60 सेकंड में नहीं बता पाया, जिस तरह एक जनरेटर को हम स्टार्ट करते हैं उसके लिए किक चाहिए होता है ना, वैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो स्टार्टर होता है उसमें ये कैलिफोर्नियम होता है। फैक्ट नंबर 4। नाउ ये एक बहुत लेस नोन फैक्ट है। आपने हजारों बार ये सुन लिया होगा कि कई देश दूसरे देश पे नजर रखने के लिए ऐसे ड्रोन्स यूज कर रहे हैं जो कि चिड़ियों की तरह दिखते हैं। तो नकली चिड़ियाओं को पता लगाने के लिए ड्रोन से पता करना, जैमर को यूज करना, जो रेडार होता है उससे स्कैन करके पता करना कि वहां नकली चिड़िया है, ये सब तो होता ही है आर्मी में। लेकिन आखिरकार एक बड़ी टेक्निक है जो कि दुनिया की सारी आर्मीज यूज करती है, और वो है असली चिड़ियाओं का पावर। और स्पेशली सैल्यूट है ईगल्स को। जी हाँ, इस चीज में सबसे ज्यादा चील काम आते हैं। चील को ट्रेन किया जाता है कि तुम पता करो नकली बर्ड्स का, और इनके अंदर ऐसा सेंस होता है कि ये जाके ऐसे उसको गिरा देती है। और 100 नहीं बल्कि हजारों चीलों को ट्रेन किया जाता है ऐसे नकली चिड़ियाओं को टेक डाउन करने के लिए। भाई पहले के जमाने में मजाक नहीं, एक्चुअली में चिड़ियाओं से हजारों किलोमीटर दूर लेटर भेजा जाता था, आपको पता ही होगा। तो इससे पता चलता है कि जानवरों को कुछ भी कराने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। पहली बात तो मुझे अभी भी ये समझ नहीं आता है कि कोई इंसान अगर लेटर दे रहा है चिड़िया को और कह रहा है उसको कि 1000 किलोमीटर दूर जाके डिलीवर कर दो, तो ये मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन अपने दादा, पापा, नाना से पूछना, ऐसा असली में होता था। और आप अगर बंगाल में हो और हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली में आप कुछ भेजना चाहते हो तो पिजियन भेज देता था। जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, उनके दिमाग को किसी भी तरह ट्रेन किया जा सकता है। आपको शायद इसका आइडिया होगा, पर फिर भी बता रहा हूँ कि दुनिया में मान लो कि 100 क्राइम केस सॉल्व होता है। कि होता है ना, किसी घर में किसी का बॉडी मिला तो वहां पे ट्रैक किया जाता है कि कहाँ कौन मारा, कहाँ भागा। तो इन सब केसेस में कुत्ते बड़ा हेल्प करते हैं सब सॉल्व करने में। तो एक स्टडी के हिसाब से मान लो हाइपोथेटिकली अगर कुत्ते एग्जिस्ट ना करते हमारी दुनिया में, मान लो कुत्ते है ही नहीं, तो 100 में से 30 क्राइम ही सॉल्व हो पाते। कुत्तों का स्मेलिंग पावर सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है किसी भी जगह एविडेंस को पता लगाने में, किसी भी क्राइम स्थल पे। फैक्ट नंबर 3। नाउ ये फैक्ट आप सबसे जुड़ा हुआ है लेकिन काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट है। आप एकदम आज ही अपने मम्मी या पापा से पूछना कि जब आप छोटे से थे तो आपको कौन कौन सा टीका यानी वैक्सीन लगा था। वो कहेंगे BCG लगा था जो कि टीबी बीमारी से बचाता है, हेपेटाइटिस B जो कि हेपेटाइटिस बीमारी से बचाता है, और पोलियो जो कि ऑफ कोर्स पोलियो जैसी भयंकर बीमारी से बचाता है। कुछ और टीका वेका पड़ा हो या ना पड़ा हो, ये तीनों आपको जरूर पड़ा होगा। तो आप लोगों में से बहुत लोग पूछते हो कि हमें टीका लगा है तो क्या ये फुल गारंटी है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। देखो, ये जो पुराने एस्टैब्लिश्ड वैक्सीन हैं, इसका प्रोटेक्शन रेट 90 to 97% होता है। भाई टेक्निकली इस दुनिया में, इस धरती पे ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है जो किसी भी बीमारी को लेके फुल गारंटी दे दे कि कभी नहीं होगा, सिवाय एक को छोड़ के, रेबीज वाली वैक्सीन। जी हाँ, वो कुत्ता काटने के पहले भी लगा सकते हैं। देखो, WHO ने खुद कहा है कि ये 100% इफेक्टिव है। और हाँ, बाकी वैक्सीन की बात करें तो उन्हें भी ले लेना चाहिए, क्योंकि टीका अगर ना पड़े तब तो और भी ज्यादा रिस्क है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो ये सारा टीका वीका लगा है, फिर भी मुझे टीबी हो गया था एक बार, अब ये कैसे। इनफैक्ट रेयर केसेस में तो पोलियो का टीका लगने के बाद भी किसी कारणवश इंसान को पोलियो हो गया। अब ये
कैसे संभव है भाई? तो देखो, जिस तरह मैंने आपको बताया कि रेबीज एक ऐसी वैक्सीन है जिसका 100% इफेक्टिवनेस रेट है, यानी रेबीज को हटा दें इस लिस्ट से तो दुनिया की सारी वैक्सीन 80% से 90%, 95% इफेक्टिव है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों का बीमारी हो जाता है ना, वो रियली में इन 5 अनलकी % लोगों में आते हैं, और ऐसा बहुत रेयर है। आपने शायद ही आप घर में किसी से पूछ लेना कि क्या बच्चों को जो बचपन में पोलियो पड़ता है उसके बाद भी क्या उनको पोलियो होता है, कोई नहीं बोलेगा हाँ, लेकिन रेयर केसेस में हो जाता है। लेकिन फिर भी 5%, यानी वो उन्हीं लोग को होता है जो कि कुछ लोग नहीं होते हैं जन्म से बहुत कमजोर होते हैं, या फिर बड़े होके उनको खाना पीना कुछ ज्यादा अमाउंट नहीं मिलता है, भूखमरी में बिताते हैं। इन सब केसेस में ऐसा होता है ज्यादातर। और आप लोगों में से ज्यादातर लोग तो ऑफ कोर्स जम के खाते पीते होंगे, बचपन से कोई खास कमी तो नहीं हुआ होगा आपको खाने पीने में, अच्छे खासे घर से हो आप, तो ऐसे केसेस में ऐसा नहीं हो सकता कि आपने वैक्सीन ले लिया फिर भी आपको बीमारी हो गया। वो एक्सट्रीम एक्सेप्शन केस है ये सब। फैक्ट नंबर 2, अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा आपके चेहरे के बारे में। भाई एक बात बताओ, सुबह सुबह ब्रश करते हो ना, तो टूथपेस्ट वाली कंपनीज ये कहती है कि अगर हम लोग ब्रश नहीं किए तो दांत सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। भले ही दातुन वातुन ऑप्शन है आपके और मेरे पास, लेकिन कंपनीज ये कहती है कि अगर आपको नॉर्मल दांत चाहिए ठीक ठाक तो ब्रश करना ही होगा। तो ये बताओ, हजारों सालों के इतिहास में जब केमिकल वाला टूथपेस्ट प्रोडक्ट नहीं था तब क्या राजाओं के दांत सड़े हुए होते थे क्या? टूथपेस्ट वाली कंपनीज नौटंकी कर रही है ना? नहीं मेरे यार, ना चाहते हुए भी आपको बोलना पड़ रहा है कि टूथपेस्ट एक्चुअली में जरूरी है। देखो, इतिहास से तुलना करें अगर, तो आजकल के टाइम में जो अलग अलग खानों के रूप में हम चीनी, शुगर कंज्यूम करते हैं वो बहुत ही ज्यादा है। एक साल अगर कोई टूथपेस्ट ना यूज करे तो 70% लोगों का दांत खराब हो जाएगा। 70% बोला मैंने, बाकी 30%, तो बाकी 30% लकी लोगों का बॉडी का जीन्स कुछ इस तरह है कि वो दातुन पे ही लाइफ टाइम दांत को हेल्दी रख सकते हैं। अब ये सुन के एक सवाल आता है कि क्या अगर कोई चीनी छोड़ दे, मान लो आपने प्रण लिया कि आज से चीनी एकदम नहीं, अपन पूरा ध्यान रखेगा हेल्थ का, नो शुगर व्हाटसोएवर, तो क्या दांत ठीक रहेगा विदाउट टूथपेस्ट? आंसर है हाँ मेरे भाई। लेकिन क्या आप चीनी छोड़ सकते हो? अब ये सुन के ज्यादातर लोग सोच रहे होंगे ठीक है चीनी नहीं खाएंगे, गुड़ डाल के खा लेंगे। तो यहाँ पर यही तो बात है, चीनी मतलब सिर्फ ये नहीं होता है। देखो, जो रोटी खाते हो आप उसमें भी शुगर होता है, चावल खाते हो आप उसमें भी शुगर होता है, सब्जी खाते हो उसमें भी टेक्निकली थोड़ा सा शुगर होता है, बिस्किट खाते हो उसमें होता है, सब कुछ में होता है। ऑलमोस्ट जो भी आप खाते हो, आप कोई भी मील लो, ब्लड शुगर बढ़ेगा। तो शुगर को इंटायरली एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि पहले के जमाने में भी तो लोग चावल रोटी खाते थे, तो फिर तो उनका दांत कुछ नहीं होता था। अब इसका ना बहुत डीप आंसर है, थोड़ा कॉन्शियस होके आप देखो इस चीज को। अभी के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी है कि फूड को मास प्रोड्यूस करना होता है, जिसके लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स और कितने आर्टिफिशियल मेजर यूज करना होता है किसी भी चीज के प्रोडक्शन में। अगर आप स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की बात सुनोगे और बाकी जितने जो सबसे ज्ञानी लोग भारत में रहे हैं उनकी बात सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि पहले का फूड क्वालिटी इन द ट्रू सेंस, ऊपर से चमक रहा है दाल वो नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्चुअल रॉ क्वालिटी जो होता है वो पहले के खाने में बहुत था, आजकल की तरह नहीं। तो आप कह सकते हो, पूरा जूम आउट करके आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा, बहुत डीप लाइन है ये, कि इंसान के लालच, प्रॉफिट के लालच के चलते दुनिया ऐसी हो गई है कि कुछ ज्यादा हेल्दी नहीं रहा। आप ना इंटरनेट पे सर्च करना एक बार कि सबसे ज्यादा जो लोग जिए हैं, 100 से ऊपर साल तक जिए हैं, उनका सीक्रेट क्या है, तो आपको एक पैटर्न दिखेगा सारे वीडियोस में कि वो ये कह रहे हैं कि हम अपना सब्जी खुद उगाते हैं, खुद का गार्डन बना लिए हैं, उसमें खुद उगाते हैं नेचुरल तरीके से। अब ये जो लोग समझदार है वो समझ गए होंगे। और जहां तक टूथपेस्ट की बात है तो हाँ, मेरे और आपका जो सामान्य जिंदगी है, नॉर्मल लाइफ, उसमें तो टूथपेस्ट यूज करना ही होगा क्योंकि खाना ही अनहेल्दी है। फैक्ट नंबर 1, कई लोग पूछते हैं कि चाइना से जो वायरस आ रहा है उसका क्या करे भाई, हम परेशान हो चुके हैं, कैसे अपने परिवार को सेफ रखे इन चाइनीज वायरस से। पहले तो आप ये देखो यार, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दुनिया खत्म हुई ना तो इसका कारण चाइना ही होगा। आप ये पैटर्न देखो एक बार, कोई भी वायरस फैलना शुरू होता है तो वो चाइना से ही शुरू होता है, ऐसे ही कैजुअली नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे पूरा स्टैटिस्टिक्स है। 2003 में सार्स वायरस चाइना से, 2013 में H7N9 वायरस चाइना से, 2020 में कोरोना वायरस चाइना से, 2025 में HMPV वायरस चाइना से। अब आप सोच रहे होंगे चाइना से ही क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉकरोच, चमगादड़, सांप,
बिच्छू, चिड़िया, चूहा और जो जो क्रिएचर को आप सोच सकते हो उन चीजों को ये लोग खाते ही नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो चाइना से निकली है उसका तो वैक्सीन भी नहीं आया है। HMPV का सबसे पहला ट्रेस 2001 में आ चुका था और 20 सालों के रिसर्च के बाद भी उसका वैक्सीन नहीं आ पाया। जानवर को खाने से बीमारी आ ही जाएगी ये बात नहीं होती है, लेकिन जहां ज्यादा प्रचलन हो वहां चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चाइना से क्यों आता है वो तो आपने जान लिया। अब बात है कि काम की बात बताओ कि इससे बचे कैसे। तो देखो HMPV वायरस का जो सिम्टम है वो कुछ खास अलग नहीं है कोरोना से। जो होता है ना लंग में, ये फेफड़ों का बीमारी है, ठंडे में ज्यादा बढ़ जाता है, कफ आना, सांस नहीं ले पाना, वैसे ही टाइप का एकदम सिमिलर है। दूसरी बात, बचने के लिए क्या करें? तो बचने के लिए वही चीजें हैं जो अपने ट्रॉमा वाले पीरियड लॉकडाउन में जो फॉलो किया था। हाथ धोते रहें, बैक्टीरिया से दूर रहें, हेल्दी खाना खाएं, इम्यून सिस्टम मजबूत रखें ताकि कोल्ड ना हो आपको। यही सब चीजें हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है यहाँ पे। और न्यूमोनिया होने पे कैसे पूरा जाम हो जाता है लंग, वैसे इसमें भी हो जाता है। तो सीधा सीधा मतलब यही है कि ठंड से बच के रहे। एक लाइन में यही समझिए भाई, ठंड से बच के रहे। और अब ये बात कि उसका वैक्सीन नहीं निकला है 20 साल से भी, तो ये बात बिल्कुल सच है कि वैक्सीन नहीं आया है इसका 20 साल के रिसर्च के बाद भी। क्या है ना, HMPV एग्जिस्ट तो करता है 2001 से, 22-23 साल पहले से, लेकिन उसका आउटब्रेक नहीं आया है। आउटब्रेक मतलब होता है ना सब में फैल जाना, ऐसा नहीं हुआ है आज तक। और वही 2025 के ठंड में होना शुरू होता हुआ दिख रहा है। वैसे ज्यादातर मीडिया आपको हाइप करके बताएगी कि अरे आ गया तूफान, अब तो सब खत्म, अब धरती चल जाएगा सूरज के अंदर वगैरह वगैरह। तो आपको ये अननेसेसरी हाइप में नहीं पढ़ना है। जो जेन्युइन सोर्सेस है वहां पे जाके आप पढ़ो, जिस एजेंसी को आप ट्रस्ट करते हो उस पे। हाँ, लेकिन वही है कि अपना सावधानी जो है वो तो रखना ही होगा, ठंड ना लगे, ट्राई करो। तो ये थे आज के सारे फैक्ट्स का इंटरेस्टिंग एनालिसिस। वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।